हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं MTT 051 जो पीजीडीटी का एक सब्जेक्ट है। अगर आप पीजीडीटी कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जो है MTT 051 अनुवाद सिद्धांत और परंपरा, जिसका यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यूनिट 2 पे है, यानी अनुवाद का महत्व और प्रासंगिकता। और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। तो हम लोग चलते हैं इसकी ओर, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो एज यूजुअल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले विगत वर्षों के जो प्रश्न है उस पे एक नजर डाल लेते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न भी सिमिलर है, अनुवाद के अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में अनुवाद की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो अर्थ, अनुवाद का अर्थ तो हम लोग चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रासंगिकता हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शिक्षा, व्यवसाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुवाद के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये भी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन क्या आया है, अनुवाद को परिभाषित करते हुए बहुभाषी समाज में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो परिभाषा तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग इसकी उपयोगिता यानी महत्व पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवाद क्या है, वैश्विक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज एवं संस्कृति के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसका इसका भी उत्तर। ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनुवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, तो इसी बेस्ड पे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से वो हम पढ़ सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, अनुवाद की आवश्यकता क्या है। तो अनुवाद क्यों जरूरी है आज के दौर में, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, अनुवाद की आवश्यकता क्या है या अनुवाद क्यों किया जाता है। तो अनुवाद के महत्व संबंधी कई पहलू स्वयं सामने आ जाएंगे। मतलब अगर हम चर्चा करते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता क्या है या अनुवाद क्यों किया जाता है, तो ऑलरेडी हम इससे क्या होगा, हम अनुवाद के महत्व संबंधी पहलू को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के भाषा ज्ञान की सीमा है, वह कितनी भाषाएं सीख सकता है, 2, 4, 6, 8, 10। तो हमारा हमारा माइंड जो है कितना भाषा सीख सकता है। आप 2 सीख सकते हैं, 4 सीख सकते हैं, 6 सीख सकते हैं, 8, मैक्सिमम 10, 20। लेकिन लेकिन वह भाषा ज्ञान की सीमा को अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों की सीमा नहीं बनाना चाहता। मतलब भाषाएं तो आप लिमिटेड सीख सकते हैं, बट वो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज्ञान भी सीमित रह जाए। वह उन लोगों से संपर्क में आता है जिनकी भाषा नहीं जानता। तो हम लोग अगर भारत में ही देख लें, तो हम अगर दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो हम अ, दूसरे भाषा भाषी लोगों के संपर्क में आते हैं जिनकी भाषा हमें नहीं आती है। तो वही वही ये बोलना चाह रहा है। और कभी न कभी आप दक्षिण भारत या फिर गुजरात गए होंगे तो गुजराती, महाराष्ट्र गए होंगे तो मराठी मराठी। तो इस तरह के हम दूसरे भाषा जानने वाले लोगों के संपर्क में हम हमेशा आते रहते हैं। तो उनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग जाते हैं, लेट्स से कि हम किसी ट्रिप पे गए, रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। वहां पे हम लोग कोई चीज हमें चाहिए तो हम किस भाषा में बात करते हैं ये डिपेंड करता है। तो हम लोग एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, वहाँ के लोकल से। तो इसमें या तो वही लोग आपकी भाषा समझ सकते हैं जो द्विभाषी होंगे, जिन्हें हिंदी भी आती होगी, या तो आपके साथ कोई एक ट्रांसलेटर हो जो आपकी भाषा को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करे या उनकी भाषा को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करे, ताकि आप एक तरह से संपर्क स्थापित कर सके। आप जो चाहते हैं वो समझ सके और वो जो बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ सके। तो वही बोल रहा है, इन कार्यों में वह दुभाषीय और अनुवादक की सहायता लेता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप कर्नाटका में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बोर्ड मिलेंगे उसमें आपको इंग्लिश मिलेगा और कन्नड़ा जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इंग्लिश में भी क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो लोग मान लीजिए कन्नड़ा नहीं जानते उनके लिए इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है ताकि आप उसको समझ सके।
तो यहाँ भी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का अपना वैल्यू है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वह अपनी जानकारी सीमित नहीं रखना चाहता। ये हम लोग के बारे में बात हो रही है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम अपनी जानकारी सीमित नहीं रख सकते, इसलिए कि हम हमारी लिमिटेशन है कि हम कम भाषा सीख सकते हैं। देश विदेश में हुए अनुसंधान एवं विकास की निरंतर जानकारी पाना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि देश विदेश में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी रिसर्च हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जानकारी हमें कंटिन्यूअसली मिलता रहे। दूसरी भाषाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक धरोहर की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है और यह सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। तो जैसे कोई फ्रेंच लिटरेचर को अगर पढ़ना चाहते हैं और अगर फ्रेंच आपको नहीं आती है तो आप चाहेंगे कि कोई अ, उसी साहित्य का ट्रांसलेट इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिल जाए, जिससे कि जो वहाँ पे जो वहाँ का साहित्य है उसको आप पढ़ सकें, उसका रसास्वादन कर सकें, आप उसको समझ सकें। उसी तरह कोई आर्टिकल लिखा गया है जो ओरिजिनली चाइनीज लैंग्वेज में है, अगर उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश या आपके स्थानीय भाषा में अवेलेबल है, तो आपके लिए वहाँ का ज्ञान को प्राप्त करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए अनुवाद का क्या महत्व है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान के विकास के साथ साथ सूचना का महत्व बढ़ा है। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पास तमाम तरह की इंफॉर्मेशन हमारे आसपास देखने को मिलती है और उसका अपना वैल्यू भी बढ़ा है। विज्ञान के क्षेत्र में खोजों की जानकारी वैज्ञानिक तुरंत पाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई नासा में अगर कोई खोज हो रहा है तो हो सकता है वहाँ जो रिसर्च पेपर या जो भी डॉक्यूमेंट वो बन रहा हो वो दूसरे लैंग्वेज में हो, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके जो भी डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास पहुंचाया जाता है, ताकि वो जो खोज की जानकारी है वो दूसरी भाषा भाषी वाले जो वैज्ञानिक हैं वो भी उसको समझ सके। जिस भाषा में वो उपलब्ध है उसे तुरंत अपनी भाषा में पाने के लिए उन्हें अनुवादकों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ आज दुनिया भर के लोगों का आपसी संपर्क बढ़ा है। तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे हम पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे के करीब आया है। ठीक है, तो आज आप घर पे बैठे बैठे एक फ्रेंच लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो वही बता रहा है कि आज दुनिया भर के लोगों का आपसी संपर्क बढ़ा है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया है, तो इस तरह से आप विश्व भर के लोगों से आप जुड़ हमारा जुड़ाव जो है बढ़ा है। ज्ञान के क्षेत्र में अतिरिक्त व्यापार, उद्योग, पर्यटन आदि के क्षेत्र में दुनिया सिमट कर काफी छोटी हो गई है। तो जिस तरह से ये दूरियां घटी हैं उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है उसके उसके साथ साथ व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, तो दुनिया एक तरह से सिमट कर छोटी हो गई। अब उतनी दूरी रही नहीं। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब मनुष्य एक दूसरे की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति में ज्यादा और निकट का साक्षीदार हुआ है, मतलब अब हम लोग इतने करीब आ चुके हैं, ये भूमंडलीकरण का युग है। तो अब हमारे जो विदेश में बैठे हुए भाई बंधु हैं उनसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे पास कई तरह की तमाम टेक्नोलॉजीज हैं। इवन आप देख रहे होंगे कि आजकल ऑनलाइन ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। जैसे आप मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट है वो इंग्लिश के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो आप उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं और हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है इस फील्ड में, तो उन सब के कारण जो है वैश्विक दूरियां जो है वो सिमट कर रह गई है। तब अनुवाद की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अब जैसे कम्युनिकेशन हमारा बढ़ा पूरे विश्व के साथ, तो विश्व के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, उनका अपना साहित्य है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी भाषा है। तो उन सबसे कम्युनिकेट करने के लिए, उन सबसे व्यापार करने के लिए, वहां जाके पर्यटन का लाभ उठाने के लिए हमें उनकी भाषा जाननी जरूरी हो जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है कि आप हर एक क्षेत्र और हर एक देश की भाषा को आप सीखेंगे। तो इसीलिए वहां पे अनुवाद अनुवाद की जरूरत और उसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार है और इन कंपनियों के माल के बाजार दुनिया भर में फैले हैं। तो हमारे इंडिया में भी देखिए कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो अगर यहाँ पे उनको व्यापार करना है तो उनको यहाँ की भाषा में अनुवाद तो करना ही होगा, उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके बैनर्स पे, उनके एडवर्टीजमेंट में, उनको यहाँ के लैंग्वेज में उनको देनी होगी। तो इन सब चीजों को लेके अनुवाद का जो महत्व है वो बढ़ गया है आज के दिन में। इन बाजारों में माल की खपत के लिए अनुवाद अपने ढंग से जरूरी हो गया है। कंपनियों के उत्पाद भाषा की सीमाओं को लांघते हुए सब जगह पहुंच रहे हैं। तो जहां भी जाते हैं, अगर चाइना में उनको अपने माल बेचने हैं तो वहां पे उनके लैंग्वेज में उनको सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होगी, या फिर
अगर उनको इंडिया में बेचना है तो हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में उनको एडवर्टीजमेंट या जो भी देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। संसार भर में प्रयुक्त 5,000 से अधिक भाषाएं, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो 5,000 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं, और उनके बीच व्यापारिक, सृजनात्मक और कार्यात्मक तालमेल स्थापित रखने के लिए अनुवाद ही सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी माध्यम बन गया है। तो उनसे अगर कोई भी कम्युनिकेशन रखना है, चाहे वो वैचारिक हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, या फिर कार्यात्मक तालमेल हो, तो उन सबको स्थापित करने के लिए अनुवाद काफी लोकप्रिय और उपयोगी माध्यम बन गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अनुवाद का महत्व। तो अनुवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ाता है वो देखते हैं। तो वास्तव में अनुवाद वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा भारत जैसे राष्ट्र की एक सूत्रता को सही दिशा मिलती है। अनुवाद की सुविधा के अभाव में हम अपने विशाल बहुभाषी राष्ट्र में ही अपरिचित जैसे रह जाते। अनुवाद संपूर्ण राष्ट्र को एकता के बंधन में बांधने में सहायक रहा है। तो हमारे ही देश में देख लीजिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी बोलियां हैं। तो अगर हमारे पास अनुवाद नहीं रहता तो हम एक दूसरे से कैसे जुड़ पाते, हम दक्षिण भारतीय लोगों से कैसे जुड़ पाते, उनकी संस्कृति को हम कैसे समझ पाते, हम नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, उत्तर पूर्व में, उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने साहित्य हैं, उन लोगों से हम कैसे कम्युनिकेट कर पाते। तो हमने अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि संपूर्ण राष्ट्र को एकता के एक बंधन में, जैसा हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसमें अनुवाद की भी अपनी भूमिका है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टियों से हमारा देश बहुकोणीय है। तो इन सब दृष्टि से हमारा देश जो है, अ, जैसे भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग है हर एक क्षेत्र भारत का, सांस्कृतिक दृष्टि से भी सारे क्षेत्रों में आपको भिन्नताएं मिलेगी, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी हमारा देश डाइवर्स है। तो एक साथ कई धर्मों, कई संप्रदायों, कई जातियों, कई भाषाओं और कई आचार व्यवहारों के समन्वय से बना है भारत का मानचित्र। ठीक है, तो हमारा भारत के मानचित्र में आप देखेंगे तो कितनी ही बोलियां मिल जाएगी, कितने ही संप्रदाय मिल जाएंगे, कितनी जातियां मिल जाएंगी, कितनी भाषाएं मिल जाएंगी, कितने कल्चर्स मिल जाएंगे। तो अनेक विचारों, परंपराओं और ज्ञान संपदा के उपकरणों को मिलाकर भारत की तस्वीर बनती है। तो अगर हम अलग अलग भारत की क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ अलग विचार पनप रहे हैं, वहाँ की अलग परंपराएं हैं, वहाँ का अपना अलग ज्ञान का भंडार है, और उन सब को मिला के भारत भारत की एकता और भारत का तस्वीर बनता है। इन सब के सम्यक परिज्ञान के बिना न तो भारतवर्ष के इतिहास और भूगोल की सही जानकारी मिल सकती है, और न ही भारत की एकता की पहचान हो सकती है। तो जब तक हम पूरे भारत को, अगर हम बोले कि पूरे भारत को हमें जानना है, तो हमें अनुवाद की जरूर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की भाषा में जो भी अवेलेबल है रिसोर्सेज, ज्ञान का जो भंडार है, उनके कल्चर है, उनका जो साहित्य है, उसको ट्रांसलेट करके भारत की अन्य भिन्न भिन्न भाषाओं में हम उसको पहुंचाते हैं, जिससे हमें उधर का भी ज्ञान पता चलता है। ठीक है, हमारे जैसे इतिहास में ही देख ले कि कई अभिलेख हैं जो तमिल में लिखे गए हैं, लेकिन जब हम अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे या फिर 11th 12th में पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग देखते हैं कि हम दक्षिण भारत का भी इतिहास पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो था तमिल में लिखा हुआ, उसको ट्रांसलेट, जो भी अभिलेख मिले तमिल में, उसको ट्रांसलेट करके डिफरेंट भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया, यहाँ तक कि वो ब्रिटेन में भी गया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो इस तरह से ट्रांसलेशन के साथ हम भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग हैं, उनके कल्चर, उनके आचार विचार, उनकी परंपराओं को हम समझ सकते हैं। तो इस कार्य में अनुवाद की उपादेयता सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पहचान के विविध तत्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश के विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच बिखरे हुए हैं। तो हमारा देश देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, वो भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में बिखरे हुए हैं। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको न जाने कितनी भाषाएं और बोलियां मिलेंगी। मध्य युग के भक्ति आंदोलन से लेकर 19वीं-20वीं शताब्दी के स्वाधीनता संग्राम तक पारस्परिक संपर्क और संप्रेषण में अनुवाद ने अपनी विशिष्ट भूमिका का संवहन किया। तो हमारी जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें कैसे लगता है कि आपको दक्षिण भारतीय लोग उत्तर भारतीय लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसमें अनुवाद भी अपनी भूमिका निभा रहा था। भारत की भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के विभिन्न सूत्र इस देश के विशाल ज्ञान भंडार और चिंतन की सरणियों में बिखरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, हमें हमारा जो भारत देश है उसमें डिफरेंट एरिया में आपको डिफरेंट ज्ञान के भंडार और कई चिंतक हुए, जो दक्षिण भारत के भी थे, उत्तर भारत के भी थे, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के। तो जो
हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, अगर हम राष्ट्रीय एकता बोलते हैं तो इन सब से मिलकर बनी हुई है। तो हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव में कहीं न कहीं अनुवाद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सदियों से। देश भर में फैली भाषाओं, बोलियों और लिपियों का पार्थक्य अपरिचय के कई ऐसे विंध्याचलों को जन्म देता है जिनसे राष्ट्रीय एकता कहीं न कहीं बाधित होती है। तो अगर हम हमें देश भर में फैली भाषाओं, बोलियों और लिपियों का अगर ज्ञान नहीं होगा, उनसे उनसे हम अपरिचित ही रह जाएँगे, तो विंध्याचलों को जन्म देता है, मतलब ऐसे बैरियर बैरियर क्रिएट करता है। विंध्याचलों का जन्म देता है, यहाँ पे एक तरह से मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मतलब हमारे सामने उसको अगर अगर हम इन सब से अपरिचित रह जाएँगे, देश भर में फैली भाषाओं, बोलियों और लिपियों से अगर हम अपरिचित रह जाएँगे, तो इससे राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। एक पहाड़ की तरह बाधा बन के खड़ी हो जाएगी राष्ट्रीय एकता के सामने। लेकिन भारतीय साहित्य के अद्यतन इतिहास साक्षी है कि जिस प्रकार के स्वर हिंदी भाषी जनता की हृदय वीणा से निकलते रहे हैं, वैसे ही स्वर सारी भारतीय भाषाओं में भी गूंजते रहे हैं। अनुवाद के विस्तार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि हजार वर्षों के लंबे इतिहास में भारतीय साहित्य की परंपरा एक ही दिशा में प्रवाहित होती रही है। अनुवाद के प्रयास न होते तो चिंतन और सर्जना के स्तर पर व्याप्त अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता के तथ्य उजागर नहीं होते। तो जैसा हमारा हिंदी साहित्य में अलग अलग कहानियां, नाटक वगैरह लिखे जा रहे थे, वैसे ही भारत की अन्य भाषाओं में भी उसी तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। तो जब हम साहित्य के लंबे इतिहास को देखते हैं, तो हमें हमें पता चलता है कि हम लोग एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। हम लोग का जो साहित्य का इतिहास रहा है, लगभग एक ही ढंग से आगे बढ़ा है। तो भिन्न-भिन्न भाषाओं में पैरेलल में आपका वही अ, साहित्यिक विकास चल रहा होता है। तो इसकी जानकारी हमें कैसे कैसे पता चली कि एक ही उन दोनों की दिशा सबकी एक ही थी? क्योंकि अनुवाद के माध्यम से हमने कई दूसरी भाषाओं के जो साहित्य थे उनका हमने अनुवाद हिंदी में, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में किया और फिर हम उनकी तुलना करके समझ सके कि हमारा हमारा जो देश है सदियों से एक ही साहित्यिक विकास की राह पे चल रहा है। तो इस तरह से अनुवाद जो था वो पास्ट में भी, मतलब भूतकाल में भी, प्राचीन समय में भी एक भूमिका निभा रहा था राष्ट्रीय एकता के लिए और आज भी अगर देखें तो राष्ट्रीय एकता में अनुवाद भूमिका निभा रहा है। अनुवाद के प्रयत्नों ने ही यह प्रमाणित किया कि जब गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री राम के व्यक्तित्व को साकार कर रहे थे, उसी तरह बंगाल में कृतिवास, उड़ीसा में बलराम दास, असमिया में शंकर देव, मराठी में एकनाथ, तमिल में कंबन, मलयालम में यशुतच्छन और नेपाली में भानुदत्त भी राम काव्य रच रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ही रामायण के कितने सारे वर्जन्स हैं। तो जैसे जब गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे, उसी समय की अन्य रचनाएं आप देखिए, जैसे बंगाल में कीर्तिवास हो गया, कीर्तिवास रामायण, उड़ीसा में बलराम दास हो गया, असमिया में शंकर देव, मराठी में एकनाथ, तमिल में कंबन रामायण, मलयालम में यशुतच्छन और नेपाली में भानुदत्त। तो अगर आप इनकी मेन स्ट्रीम लाइन स्टोरी देखेंगे, मतलब जो मुख्य कहानी है वो तो एक ही है। इसमें राम की कहानी है, जो रावण से युद्ध होता है, उसमें सारे पात्र लगभग लगभग आपको सेम मिल जाएंगे, लेकिन इन कहानियों को अपने अपने कल्चर, अपने अपने आचार विचार के ढंग में गढ़ दिया गया और इसको एक क्षेत्रीय फ्लेवर प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको इससे क्या पता चलता है आपको कि हमारा जो साहित्य था प्राचीन समय से, वो एक एक भाषा से दूसरे भाषा में कुछ न कुछ यहाँ का ज्ञान वहाँ जाता रहा था। तो ये कैसे संभव हो पाया कि एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी से कम्युनिकेट कर पाए? तो ये अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यासों और शरत चंद्र के बांग्ला उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं के प्रति स्वीकृत समान धर्मिता का परिज्ञान अनुवाद ही देते हैं। तो जैसा कि प्रेमचंद के हिंदी उपन्यासों में मिलता है और शरत चंद्र के बांग्ला उपन्यासों में मिलता है, तो सामाजिक समस्याएं दोनों में एक ही तरह का दिखाई देता है। तो इससे क्या पता चलता है, इसको आप कैसे, इसका पता आपको कैसे चलता है कि दोनों में एक ही जैसा थे? क्योंकि आपको आपको अगर बांग्ला नहीं आता है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो अनुवाद, तो अनुवाद के माध्यम से बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ, हिंदी उपन्यासों का बांग्ला में अनुवाद हुआ। इस तरह से दोनों संस्कृति एक दूसरे से मिल सकी, दोनों संस्कृति एक दूसरे को समझ सकी और हम ये भी समझ सके कि जो जो उस समय के बंगाल में सामाजिक समस्याएं थी, उसी वही सामाजिक समस्याएं प्रेमचंद जो उत्तर भारतीय संदर्भ में लिख रहे थे, उसमें हमारी कितनी समानताएं पाई जाती है। तो यह अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया।
अनुवाद की सुविधा के बिना लोग कैसे जान पाते कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य और जी शंकर कुरूप की मलयालम कविता में कहीं कोई तालमेल है, अथवा हिंदी के शरद जोशी और गुजराती के विनोद भट्ट ने विसंगतियों का समान व्यंग्य शैली में निर्देशन किया। तो जब दोनों साहित्य को जब मिलाते हैं अ, अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि हम जान पाए कि सुमित्रा नंदन पंत और जी शंकर कुरूप एक ही तरह की कविता लिख रहे थे। हिंदी के शरद जोशी और गुजराती के विनोद भट्ट ने जो व्यंग्य शैली में विसंगतियों का अ, अ, रचना किया है, वहाँ एक ही समानता मिलती है। तो ये कैसे संभव हो पाया? अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया। निश्चय ही भारत की सभी भाषाओं में एक मूलभूत भावात्मक एकता विद्यमान रही है। एकता के इन तंतुओं को अधिकाधिक सुदृढ़ करने में अनुवाद की भूमिका अप्रतिम कही जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी भाषाओं में एक जो भावात्मक लगाव था, भावात्मक रूप से सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता को इससे बल मिला। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, सामासिक संस्कृति के विकास में अनुवाद का महत्व। तो भारतीय जनजीवन में व्याप्त अनेकता में विद्यमान एकता ही इस सामासिक संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। तो जैसा हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जो भिन्नताएं हैं उसमें जो एकता मौजूद है, वही हमारी सामासिक संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। भारतीय संस्कृति में भारत की विविधताएं अपनी संपूर्ण मौलिकता के साथ गुथी हुई है। तो भारत की जो विविधताएं हैं वो भारतीय संस्कृति में समाहित है। सामासिक संस्कृति की इस समन्वयात्मक चेतना का विकास करने में अनुवाद का विशेष महत्व रहा है। तो इसमें अनुवाद कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाता रहा है। अनुवाद के बिना हम कैसे जान पाते कि मौजूदा भारतीय साहित्य और चिंतन किन दिशाओं में अग्रसर है। राष्ट्रीय स्तर पर सोच और अभिव्यक्ति की दशा दिशा की जानकारी अनुवाद के बिना संभव ही नहीं। तो हम डिफरेंट लिटरेचर हो गया या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सोच और अभिव्यक्ति का क्या चल रहा है, डिफरेंट जो क्योंकि हम सारे लैंग्वेज तो जान नहीं सकते, तो अलग अलग विचार कहाँ पे कौन से विचार जन्म ले रहे हैं, कौन सा साहित्य कौन से चिंतन की दिशा कैसी है, कौन सा साहित्य कैसा है, हम कैसे जान पाते। तो इसमें अनुवाद का अपना महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति की सामासिक चेतना को अनुवाद के अनगिनत प्रयासों ने सौष्ठव प्रदान किया है। अनुवाद से भारत की बहुआयामी सांस्कृतिक परंपराओं और उपलब्धियों पर विचरण करने वाली विभिन्न धार्मिक वैचारिक संप्रदायों, आचार दर्शनों और सांस्कृतिक सरणियों का संगम हुआ है। समूचे देश की भौगोलिक सीमा में बिखरी सांस्कृतिक विरासतों और जीवन मूल्यों की सामासिक छवि को अनुवाद प्रक्रिया ने ही सही दिशा दी है। तो इसको कहने का क्या मतलब है कि भारत की जो बहुआयामी संस्कृति है, परंपरा है और उपलब्धियां हैं, वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंची, तो वो अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया। कि भिन्न भिन्न धार्मिक वैचारिक संप्रदाय हो गए, जो आचार दर्शन जो भारत के भिन्न भिन्न भागों में पैदा हुए, वो एक क्षेत्र से बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में पहुंच पाए। तो ये सांस्कृतिक संगम जो हुआ, वो कैसे हुआ? या तो मौखिक अनुवाद या जो लिखित लिटरेचर्स थे, जो साहित्य थे, उनके माध्यम से संभव हो पाया। तो इस प्रकार जो समूचे देश की जो भौगोलिक सीमा में बिखरी सांस्कृतिक विरासत है, जीवन मूल्य है, उन उनको अनुवाद ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। भारतीय साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व। भाषा ज्ञान के बिना भारत की विभिन्न भाषाओं में शताब्दियों में रचित साहित्य की उपलब्धियों से परिचित होना असंभव है। इसी असंभव को संभव बनाने में अनुवाद की उपादेयता कारगर होती है। तो हमारे देश में सिर्फ हिंदी का ही साहित्य नहीं हुआ, हमारे हमारे देश में अन्य भाषाओं में भी अनेक महान साहित्यों की रचना की गई। तो हम कैसे जान पाए उन सब साहित्यों को, हम कैसे जान पाए? हमें तो पूरे देश की भाषा नहीं आती है, तो हम अनुवाद के माध्यम से ही दूसरे भाषा के जो साहित्य है उसके बारे में हम लोग जान पाए। अन्य भाषा के ज्ञान की कमी अनुवाद से पूरी होती है। तो अगर हमें वो भाषा नहीं भी आती है तो अनुवाद के माध्यम से वही सेम साहित्य आपको अपनी भाषा में उपलब्ध होता है। संपूर्ण भारतीय भाषाओं के साहित्य की विचार सामग्री और कलात्मक गरिमा का परिबोध अपनी ही भाषा में मिल जाए, यह अनुवाद का चमत्कार है। तो अपनी भाषा में ही आप अन्य भाषाओं की सामग्री को प्राप्त कर पा रहे हैं, यह अनुवाद का ही परिणाम है। अनुवाद के ही कारण तुलसी और कंबन, प्रेमचंद और शरतचंद्र, कबीर और वेमना, मीरा और अंडाल, कालिदास और वाल्मीकि, भारतेंदु और नर्मद, दिनकर और इकबाल, वृंदावन लाल वर्मा और हरि नारायण अप्टे, उमाशंकर जोशी और अज्ञे आदि भारतीय रचनाकारों से सारा हिंदुस्तान परिचित है। तो जैसे तुलसी हो गया, कंबन हो गए, तो दोनों ने रामायण की रचना की थी, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में रचना की थी। ठीक है, तो तुलसी का रामायण जो उत्तर भारत में था, कंबन का रामायण जो दक्षिण भारत में था, तो दोनों
अ, दोनों ही रचनाकारों से सारा हिंदुस्तान परिचित है। तो जैसे तमिल के जो लोग हैं, अगर तमिल रामायण वो पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि तुलसीदास ने एक और रामायण लिखी थी, और ये उसी वही कहानी यहाँ पे भी है। तो इस तरह से अनुवाद के माध्यम से हम लोग अ, भारतीय रचनाकारों से परिचित हो पाते हैं। तो सिर्फ हम हमारे जैसे अगर कोई हम मलयालम में लिखी हुई कहानी अगर उसका अनुदित पाठ हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो हमें पता चलता है कि मलयालम में भी इस तरह की कहानियां लिखी गई, और ये पर्टिकुलर जो लेखक हैं वो मलयालम यानी कि केरल में पैदा हुए, वहां उन्होंने अच्छे साहित्य की रचना की। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अनुवाद के कारण ही वलतोल पर मलयालम भाषियों को ही गर्व नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर केवल बंगला के रचनाकार ही नहीं, कबीर केवल हिंदी के विद्रोही कवि नहीं, और गालिब पर केवल उर्दू शायरी के प्रेमी ही मुग्ध नहीं है। भारतीय साहित्य की अनमोल उपलब्धियां अनुवाद के कारण भाषा और देश काल की सीमा में बंधी हुई नहीं है। स्वभावतः भारतीय साहित्य के अध्ययन और आस्वादन में अनुवाद की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो अनुवाद के माध्यम से ही हम अलग अलग राइटर्स द्वारा लिखी गई साहित्य को हम अपनी भाषा में उपलब्ध पाते हैं। हम कई अंग्रेजी नॉवल भी पढ़ पाते हैं। हो सकता है कि वो मूलतः फ्रेंच में लिखी गई हो, और उसका अनुदित पाठ हम अंग्रेजी में पढ़ पाते हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे नॉवेल, अच्छे अच्छे उपन्यास हम पढ़ पाते हैं जो एक्चुअली विदेशी साहित्य है। उसी तरह भारतीय साहित्य में हम भिन्न भिन्न लेखकों और भिन्न भिन्न कवियों की रचनाएं जो कि मूल रूप से दूसरी भाषाओं में रचित हुए थे, उनको हम अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं। इसका श्रेय अनुवाद को ही जाता है। इधर भारतीय साहित्य के समेकित इतिहास का अध्ययन लोकप्रिय हुआ है। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन और अनुसंधान अनुवाद के बिना संभव नहीं है। तो हम अब कंबाइंड रूप से पूरे भारतीय साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भिन्न भिन्न भाषाएं शामिल हैं। तो अगर किसी चीज पे आपको अनुसंधान करना है, तो आपको सारी भाषाओं को का ट्रांसलेशन तो करना ही होगा। अगर हम बेस लैंग्वेज अगर हम हिंदी या इंग्लिश मान लें, तो सारी भाषा, सारे जो रचनाएं जो हमारे अनुसंधान का भाग है, उसको हमें पहले एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, फिर उस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो अनुवाद ने ही भारतीय साहित्य और समेकित अध्ययन और अध्यापन को व्यापकता दी है तथा सुगम बनाया है। तो अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि हम कोई मलयालम कवि द्वारा रचित कविता को हम अनुवाद के माध्यम से अपनी भाषा में समझ पाते हैं, और उसपे अगर अगर आपको रिसर्च करना है, तो वहां भी अनुसंधान और अध्ययन उसका संभव हो पाता है। भारतीय साहित्य को उसकी समग्रता और विविधता में जानने और आंकने का सारा मौजूदा व्यापार अनुवाद पर ही अवलंबित है। तो भारतीय साहित्य को अगर आप ओवरऑल डाइवर्स जो भारतीय साहित्य है उसको अगर आपको जानना है, तो आपको अनुवाद पर आश्रित होना ही पड़ेगा। अनुवाद में भारतीय साहित्य के अध्येताओं को एक दूसरे के निकट लाने का सम्यक प्रयास किया है। तो भारतीय साहित्य के जो डिफरेंट लेखक हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, तो हो सकता है एक आपका हिंदी भाषा के हो, एक आपका हो सकता है गुजराती भाषा के हो। तो दोनों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया, एक दूसरे की रचनाओं से उन्होंने सीखा, एक दूसरे की रचनाओं को उन्होंने पढ़ा, और इस तरह से एक दूसरे को निकट लाने का जो सम्यक प्रयास है वो अनुवाद ने किया है। अब आते हैं विश्व साहित्य के अध्ययन अध्यापन में अनुवाद का महत्व। यह अनुवाद का ही चमत्कार है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन और अध्यापन भारतीय भाषाओं में संभव हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य यानी वर्ल्ड लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, और जो हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जैसे अगर आप इंग्लिश को ही ले लें, तो इंग्लिश बेसिकली क्या है? इंग्लिश तो एक बाहरी लैंग्वेज है। वो तो भारत में नहीं उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है। तो जैसे अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन और अध्यापन भारतीय भाषाओं में कभी कभी हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी के जो साहित्य है उनका हिंदी में अनुवाद हुआ या अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो अनुवाद के कारण ही हम टॉल्स्टॉय के उपन्यासों और शेक्सपियर के नाटकों से परिचित हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, कई इस पे फिल्में भी बनी है। तो इस तरह से अनुवाद तो हुए हैं उसके। अनुवाद के माध्यम से कामू, सार्थ और बैकेट से लेकर पाब्लो नेरूदा और नादिना गार्डिनर तक की रचनाओं से भारतीय पाठक लाभान्वित हुए हैं। तो इस तरह के जो अनुवाद हुए उनकी रचना, जैसे आप मान लीजिए कि दर्शन दर्शन शास्त्र जब पढ़ते हैं, तो आप काफी अ, विदेशी दार्शनिकों की उन्होंने क्या कहा, वो उनका क्या विचार था, तो वो सब कैसे संभव हो पाया? हम हिंदी में ही दर्शन शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ पाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो कंटेंट रहते हैं वो विदेशी दार्शनिकों के बारे में रहते हैं। तो
उन सब जो उन सब की जो सोच थी, उन सब का जो चिंतन था, वो हम हिंदी में कैसे पाते हैं? अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। तो अनुवाद ने न केवल पाठकीय रुचि को अंतर्राष्ट्रीय आस्वाद प्रदान किया है, बल्कि अध्ययन और अनुसंधान को नई दिशाएं भी दी है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन हमें अतीत और वर्तमान के विश्व से परिचित कराता है। तो तो पाठकीय रुचि को कैसे किया, अ, इन नई दिशाएं कैसे दी पाठकीय रुचि को? मतलब कि जैसे कि आपकी रुचि डेवलप हुई कि आप अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ सकते हैं। ऐसी रुचि क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजी तो चलो आपको आती है, मान लो फ्रेंच साहित्य से आपका परिचय हो, फ्रेंच में अच्छी-अच्छी कहानियाँ, अच्छे-अच्छे उपन्यास को आपको पढ़ने में आपकी रुचि हुई, ये क्यों संभव हो पाया? आपको फ्रेंच भाषा नहीं आती, लेकिन आपने फ्रेंच से ट्रांसलेटेड जो हिंदी या इंग्लिश में वही सेम कहानी या सेम उपन्यास आपको मिल पाया, जिससे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो साहित्य था वो आपको उपलब्ध हो पाया और उसमें भी आपकी रुचि बनी। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन हमें अतीत और वर्तमान के विश्व से परिचित कराता है। तो हम सिर्फ साहित्य को लेकर ही ना चले, कई ऐतिहासिक खोज हुए, कई उनके पास ऐतिहासिक ऐसे दर्शन हुए, दर्शन शास्त्र हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय खोजों से भी हम परिचित हो पाए। तो ये सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया। संसार की विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विधाओं में रचे जा रहे साहित्य के अध्ययन में संलग्न अध्येताओं के शिक्षण में भी अनुवाद की विशिष्ट भूमिका लक्षित होती है। वास्तविकता तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन और अध्यापन अनुवाद के बिना संभव नहीं है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन मतलब उसका स्टडी और उसका टीचिंग मतलब दोनों ही अनुवाद के बिना संभव नहीं है। अनुवाद के कारण ही विश्व साहित्य का समग्र स्वरूप किसी भी भाषा में साकार हुआ है। ऐसा विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य के संदर्भ में कहा जा सकता है। अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़कर जर्मन कवि गेटे अनुवाद के कारण ही चमत्कृत हो सके थे। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो मूलतः संस्कृत में लिखा गया था, उसको पढ़कर जर्मन कवि गेटे वो पढ़ सके। तो कैसे पढ़ सके? क्योंकि वो अनुवाद उसको उसका अनुवाद किया गया, वो अपनी भाषा में पढ़ सके। हो सकता है वो जर्मन में उनका उसका अनुवाद हुआ या फिर उनको अंग्रेजी आती होगी तो अंग्रेजी में अनुवादित पाठ को उसने पढ़ा। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कि एक बहुत ही फेमस रचना है, तो आप उसको पढ़ के वो चमत्कृत हो सके, मतलब उसका उसका उन पे प्रभाव पड़ा। तो देख सकते हैं कि जो भारत की भी रचनाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी गई। तो इस तरह से विश्व साहित्य का जो अध्ययन अध्यापन में अनुवाद के महत्व को आप देख रहे हैं। अनुवाद के आधार पर ही शोपेनहावर और टीएस इलियट के सामने भारतीय उपनिषदों का संसार उजागर हुआ। तो कई भारतीय उपनिषदों का ब्रिटिश काल में अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया, जिसके आधार पर जो शोपेनहावर और टीएस इलियट थे, उनके वो इस ज्ञान से परिचित हो सके। निश्चय ही अनुवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में सुगमता और व्यापकता आई है। तो अब तो आसान हो गया अनुवाद के माध्यम से कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य और साहित्य को भी पढ़ पाए। और उसमें अब जैसे ही अनुवाद हुआ तो अब आपकी रुचि बढ़ी कि आपको और ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य से रूबरू होना है, तो इसमें व्यापकता भी आई। अब आते हैं तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व। तुलनात्मक साहित्य क्या होता है कि भिन्न भिन्न भाषा के साहित्यों का अ, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अनुवाद तो चाहिए ही, ताकि आप दूसरे साहित्य के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें अनुवाद की भूमिका आप समझ ही सकते हैं कि कितनी है। तो अनुवाद तुलनात्मक अध्ययन की आधारभूत धुरी है। अनुवाद के सहारे एक भाषा को जानने वाले अन्य भाषा की साहित्यिक उपलब्धियों से परिचित होते हैं। अनुवाद की सुविधा न होती तो हिंदी भाषी लोग शरत चंद्र, तुकाराम, वेमना, अकबर इलाहाबादी, बसवेश्वर, केवी पुटप्पा, ज्योतिन्द्र दई, खांडेकर आदि अनगिनत भारतीय रचनाकारों की सर्जना से अपरिचित ही रह जाते। तो जैसे हिंदी भाषी लोग हैं, वो दूसरे भाषा के साहित्य को कैसे पढ़ पाते? तो उसके अध्ययन से वंचित रह जाते। लेकिन क्या हुआ, अनुवाद के माध्यम से दूसरे जो लेखक थे जिनका नाम अभी आपने देखा, उन सब की रचनाएं हिंदी भाषा में उपलब्ध हो पाई और हम जान सके कि उनकी रचनाएं कितनी अच्छी थी और वो कितने महान लेखक या कवि थे। ठीक यही बात अन्य भारतीय भाषा भाषियों की हिंदी साहित्य संबंधी जानकारी के संदर्भ में कही जा सकती है। उसी प्रकार जैसे मान लो कि तमिल में प्रेमचंद के गोदान का अनुवाद हुआ, तो तमिल लोग भी पढ़ सके कि प्रेमचंद कितने महान साहित्यकार थे, उन्होंने कितनी महान रचना की गोदान के रूप में। तो अनुवाद के प्रसार ने तुलनात्मक अध्ययन को राष्ट्र की सीमा से बाहर निकालकर विश्व फलक तक पहुंचाया है। परिणामतः भारत के कबीर और फ्रांस के रेबले, हिंदी के प्रेमचंद और रूसी के मैक्सिमम गोर्की, गे और टीएस इलियट, निराला और
इजरा पाउंड, जयशंकर प्रसाद और विलियम शेक्सपियर आदि के तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद की सुविधा से संपन्न शोध एवं ज्ञान संपदा है। तो अनुवाद का ही ये परिणाम था कि हम कंपेयर कर पाते हैं कि भारत के कबीर और फ्रांस के रवेले एक जैसी साहित्य की रचना कर रहे थे। हिंदी के प्रेमचंद और रूस के मैक्सिमम गोर्की जो लिख रहे थे, वो समान उसमें समानता जो दिखती है वो अनुवाद के माध्यम से ही हम समझ पाए हैं। उसी तरह अज्ञेय और टी एस इलियट दोनों ही एक तरह की रचना लिखते थे। निराला और इजरा पाउंड, जयशंकर प्रसाद और विलियम शेक्सपियर। तो इन साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे संभव हो सका? क्योंकि अनुवाद वहां पे उपलब्ध था। अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे की भाषा में अनुवाद संभव हो सका और फिर हम दोनों साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन कर सके। अब आते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। तो व्यवसाय एवं रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व बहुत ही व्यापक है। एक और जहां यह अंतर्भाषीय क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से अपेक्षित होता है, वहीं उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिक जानकारी को प्राप्त करने और उसके उपयोग की दृष्टि से अपेक्षित होता है। किसी उद्योग विशेष से संबंधित नई जानकारी दुनिया की जिस किसी भाषा में उपलब्ध हो, उससे जब तक अपनी भाषा में न लाया जाए तब तक उसका औद्योगिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मान लीजिए चीनी उद्योग से संबंधित कोई नई खोज जर्मनी में की जाती है, अब अमेरिका में उसका प्रयोग करने के लिए उसे अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। तो जैसे जो भी खोज किसी अन्य देश में हुई है, वहाँ की भाषा में उसपे आलेख लिखे गए हैं, तो अब उसको उपयोग करना है किसी दूसरे देश में जहाँ पे उसकी भाषा दूसरी है, तो उसको अनुवाद के माध्यम से ही उस खोज और उस ज्ञान को लाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? जो वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाई जाती है, उनकी प्रचार सामग्री का भी अनुवाद होता है। तो जैसा आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी होता है, वो अगर किसी जिस देश में आपको उसको सेल करना है, बेचना है, उस देश की भाषा में आपको अनुवाद करना होगा। जो विशेष रूप से देश के भीतर व्यापार के लिए होती है, उनकी प्रचार सामग्री को भी देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं में छापा जाता है। तो अगर देश के भीतर भी आप देखेंगे, तो अगर साउथ इंडिया में अगर आपको उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के साथ बेचना है, तो उसमें आपको उधर तमिल या जो जहाँ भी आप बेच रहे हैं तेलुगु भाषा आदि का, उसमें प्रचार सामग्री में आपको एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। अगर आप कोई तमिल चैनल देख रहे हैं, तो उसमें आपको तमिल में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अगर देखेंगे कि आप डबिंग करके एक ही एडवर्टाइजमेंट को 2-3 भाषाओं में चलाया जाता है, तो ये सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आपने कई बार किन्हीं दवाइयों अथवा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के साथ उस वस्तु के विषय में जानकारी की पर्ची देखी होगी, यूजर मैनुअल जिसे कहते हैं, जिसे 5-7 भाषाओं में मुद्रित किया गया हो। तो उसे ऑलरेडी 5-7 भाषाओं में लिखा गया है, मतलब वो अवेलेबल होता है। तो 5-7 भाषाओं में क्यों होता है? आपको किसी एक भाषा में उसको लिखा जाता है और बाकी की जो रिमेनिंग भाषाएं होती है, बाकी की जो शेष भाषाएं उस पर लिखी होती है, वो सब अनुवादित होते हैं। ऐसा विभिन्न भाषा भाषियों द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जहाँ भी संभावित होता है कि इस भाषा भाषी इसे इसे इस भाषा के लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उन सभी भाषाओं में उसका अनुवाद कर दिया जाता है। अब आते हैं पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। पर्यटन को भी आजकल उद्योग का दर्जा मिल गया है। इस क्षेत्र में अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। पर्यटन का संबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों से होता है। इसमें यात्रा, आवास, मनोरंजन, मार्गदर्शन तथा पर्यटन स्थल संबंधी सूचना, प्रचार आदि शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में अनुवाद के लिखित और मौखिक दोनों रूपों की आवश्यकता एवं उपयोगिता होती है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाओं में और होटल तथा यात्री निवास आदि पर तो अनुवादकों की आवश्यकता होती ही है। तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं या फिर कोई विदेशी भारत आते हैं, तो उनके लिए अनुवाद रीजनल सामग्री जो भी है क्षेत्रीय मतलब भाषाओं में भी जो लिखी गई है उसको एटलीस्ट इंग्लिश में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो समझ सकें। उनके साथ एक गाइड भी होता है जो द्विभाषी होता है, जो उनके लिए उनकी भाषा में अनुवाद करके यहाँ की जो सांस्कृतिक गौरव है या किसी पर्यटन क्षेत्र की जो विशेषताएं है वो उनको बताता है। तो इन सब में अनुवाद का अपना महत्व है। पर्यटकों के साथ जाने वाले गाइडों को कई भाषाओं में पर्यटन संबंधी जानकारी देनी पड़ती है। इसके साथ ही विशिष्ट पर्यटन स्थलों के बारे में छपी पुस्तिकाओं आदि को भी पर्यटकों की सुविधा के लिए कई भाषाओं में उपलब्ध कराना पड़ता है। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मोटर वाहन स्थलों आदि पर अपेक्षित सूचना कई भाषाओं में प्रकाशित अथवा प्रसारित कराई जाती है ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो। वास्तव में पर्यटन ऐसा उद्योग है जो निरंतर अनुवाद के सहारे चलता है। तो पर्यटन उद्योग में आप तो देखते हैं अनुवाद की जरूरत तो पड़ेगी ही। आप किसी भी पर्यटन स्थल पे चले जाइए, वहां आपको कई चीजें 2-3 भाषाओं में तो लिखी अवश्य मिलेगी। तो हम इंग्लिश क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे उसको देखा जाता है, तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश में तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंग्लिश हो सकता है रीजनल लैंग्वेज, और कई बार अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे आपको
विश्व भर में प्रचलित अन्य भाषाओं में भी आपको अनुवाद देखने को मिल सकता है। अब आते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बावजूद प्रावधान यह है कि अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में तब तक उपयोग में लाया जा सकता है जब तक कि सभी कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी हिंदी नहीं सीख लेते। तो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पास पश्चात हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, परंतु प्रावधान यह था कि अ, अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में उपयोग में लाया जाए जब तक कि सभी कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी हिंदी नहीं सीख लेते, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषिक स्थिति चल रही है। द्विभाषिकता के कारण नए बनने वाले नियम, कानून, आदेश, परिपत्र, संधि, करार, रिपोर्ट आदि द्विभाषिक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये भारत सरकार का रूल है कि कोई भी कानून या आदेश हो, परिपत्र हो, संधि हो, करार हो, रिपोर्ट हो आदि द्विभाषिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में तैयार करना होता है। तो अंग्रेजी में पहले तैयार करके उनका हिंदी अनुवाद किया जाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट पहले ओरिजिनली अंग्रेजी में तैयार किया जाता है, उसका हिंदी अनुवाद भी किया जाता है। यहीं पे हिंदी अनुवादकों का जो है जरूरत पड़ता है। इस तरह अनुवाद प्रशासनिक क्षेत्र की अनवरत प्रक्रिया बन गया है। मतलब ये तो प्रक्रिया चलते रहता है प्रशासनिक क्षेत्र में। प्रत्येक दस्तावेज द्विभाषिक तैयार होना है, इसलिए उसका अनुवाद करना अपेक्षित है। तो ये रूल है कि आपको द्विभाषिक दस्तावेज तैयार ही करना है, इसलिए अनुवाद तो करना अपेक्षित ही है। सरकारी कार्यालयों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों मतलब पीएसयू, निगमों, कंपनियों, बैंकों आदि को भी अपने प्रशासनिक कार्यों में सरकारी भाषा नीति का पालन करना आवश्यक है। तो वहां के भी जो भी दस्तावेज हैं, जो भी उनके नोटिफिकेशन से लेके जो भी उनका दस्तावेज जो वहां पे चलता है उनके अपने, तो उन सबको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना ही है। तो अतः वहां भी अनुवाद की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। पीएसयू जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जो गेल जैसे गैस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उस जैसे जो पीएसयूज हो गए, बैंक हो गए, जो भारत सरकार के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, वो सारी जगहों पे द्विभाषी कोई भी दस्तावेज हो तो द्विभाषी होना ही चाहिए, इंग्लिश हिंदी में। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक कार्यों के लिए भी अनुवाद की जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से गैर हिंदी भाषी राज्यों के मामले में। तो वहाँ उनकी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश हिंदी जो कॉमन रखा गया संघ की राजभाषा, उससे रिलेटेड अनुवाद की तो जरूरत पड़ेगी ही। जब आपको केंद्र और राज्य सरकार के बीच कम्युनिकेट करना हो तो वहां पे तो अनुवाद की जरूरत पड़ेगी ही। अब आते हैं जन संचार माध्यमों में अनुवाद का महत्व। तो संचार माध्यमों के अंतर्गत दोनों तरह के माध्यम आते हैं। प्रिंट मीडिया जैसे कि अखबार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आप तमाम तरह की चीजें समझ सकते हैं, टीवी, रेडियो, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो संचार माध्यमों की कार्यप्रणाली में अनुवाद का अपरिहार्य महत्व है। दुनिया के कोने कोने से एकत्र सूचना को पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक उनकी भाषा में पहुंचाने में अनुवाद ही माध्यम बनता है। तो जैसे फ्रांस में क्या घटना घटी, वहां उसको फ्रेंच में पब्लिश किया गया, उसको यहाँ पे इंग्लिश अनुवाद या हिंदी अनुवाद करके आपकी स्थानीय भाषाओं में उसको बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन सब का माध्यम क्या बनता है, अनुवाद ही बनता है। तो ये जन संचार माध्यमों में भी अनुवाद का महत्व आप समझ सकते हैं। समाचार एजेंसियां कुछ प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रस्तुत करती है। अखबार, रेडियो और टेलीविजन उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार भाषांतरित करते हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं। इन माध्यमों के अपने अनुवाद विभाग होते हैं जो बहुत त्वरित गति से अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। समाचारों के अतिरिक्त सूचनाओं, विज्ञापनों, संदेशों आदि के अनुवाद भी प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में संचार माध्यमों को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में समाचार तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं का अनुवाद, तो जैसे देखिए पूरा पढ़ लेते हैं, अनुवाद कराना पड़ता है। कहना चाहिए कि इन माध्यमों का तंत्र काफी कुछ हद तक अनुवाद पर आश्रित होता है। तो कहीं भी कोई भी घटना घटती है, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको न्यूज चलाना है या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाने हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो आपको अनुवाद पे तो आश्रित रहना ही पड़ता है। लिखित अनुवाद के अलावा बहुत से कार्यक्रमों में रूपांतर आशु अनुवाद भी चलते रहता है। आशु अनुवाद मतलब मौखिक अनुवाद। उदाहरण के लिए चुनाव के उपरांत परिणाम आते समय दूरदर्शन द्वारा प्रयुक्त चुनाव विश्लेषण में विदेशी मेहमानों के समय उनके स्वागत कार्यक्रम को प्रस्तुत करते समय, तो ऐसा देखा जा सकता है कि जब विदेशी मेहमान रहते हैं या फिर उस तरह का सिनेरियो रहता है जहाँ पे अनुवाद की जरूरत पड़ती है, तो आप देखते हैं टीवी वगैरह पे आपका अनुवाद के माध्यम से ही अन्य भाषाओं की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाती है। इन माध्यमों पर होने वाले अनुवाद की विशेषता यह है कि इसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की भूमिका समय समय पर बदलती रहती है। कभी अंग्रेजी स्रोत भाषा होती है तो कभी लक्ष्य भाषा। तो जैसे कोई अंग्रेजी में इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, अगर हिंदी भाषी लोगों को दिखाना है तो हिंदी में अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और कभी कभी जैसे कि जो हिंदी में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको उसको मान लीजिए ब्रिटेन में आपको दिखाना है न्यूज चैनल पे, तो इस हिंदी इन्फॉर्मेशन को आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कभी-कभी यह अनुवाद एक से अधिक भाषाओं में साथ-साथ प्रस्तुत किया जाता है। कभी-कभी देखेंगे कि कई भाषाओं में एक साथ अनुवाद होते रहता है और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे ये अवेलेबल होते रहता है। सूचना क्रांति के इस युग में जनसंचार के पारंपरिक माध्यमों के साथ-साथ नए माध्यमों, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर आदि की प्रसिद्धि के साथ-साथ जनसंचार में अनुवाद की उपयोगिता और अधिक प्रासंगिक हुई है। तो आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे आपको तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आजकल गूगल ट्रांसलेट अवेलेबल है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जिस भी भाषा में आप उसको ट्रांसलेट अपनी भाषा में करके देख सकते हैं, ठीक है? उसी तरह फेसबुक और अ, ट्विटर आदि पे वो एक फीचर भी अवेलेबल है कि आप अगर किसी दूसरी भाषा का टेक्स्ट है, उसे आप इंग्लिश में अपनी स्थानीय भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये सब का माध्यम अनुवाद ही तो है। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। अनुवाद का महत्व शिक्षा माध्यम की दृष्टि से बहुत व्यापक है, विशेष रूप से उन देशों में जहाँ एक से अधिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा माध्यम मतलब कि मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो भारत में विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम है। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उड़िया, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु आदि के माध्यम से बच्चा स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्राप्त करता है। ठीक है? तो सबका यहाँ पे भारत में देखेंगे तो इनिशियल जो मीडियम है वो अलग-अलग हो सकता है। कोई बांग्ला मीडियम से पढ़ा हो, कोई तमिल मीडियम से पढ़ा हो, कोई अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हो, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हो। तो बहुभाषी समाज में शिक्षा की व्यवस्था में अनुवाद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके माध्यम से पाठ्य सामग्री का स्तर समानांतर रखा जा सकता है तथा सामग्री जल्दी तैयार की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि अ, अनुवाद की तो जरूरत पड़ेगी ही आपको, क्योंकि पाठ्य सामग्री का स्तर जो है वो समानांतर रखना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ता है कि जो अ, एक समान डिफरेंट भाषाओं में अगर आप सामग्री का स्तर नहीं रखेंगे, तो मान लीजिए कि जो एक तमिल मीडियम में पढ़ रहा है, अब उसके लिए अगर आपने कठिन पाठ्यक्रम बना दिया और एक जो हिंदी मीडियम है उसके लिए आसान पाठ्यक्रम है, तो ये तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए क्या क्या किया जाता है कि एक दूसरे का अनुवाद करके समझा जाता है कि क्या स्तर है। तो जैसे जो एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, अगर मान लीजिए कि उसको पढ़ के और उसका विश्लेषण करके जो स्टेट बुक्स वाले हैं, उसी स्तर की अपनी सामग्री बनाते हैं, तो एक तरह से अनुवाद यहाँ पे भी अपनी भूमिका निभा रहा है। भाषा शिक्षण एक दूसरा इसमें है कि भाषा शिक्षण में भी अनुवाद विशेष महत्व रखता है। जो भाषा छात्र को सीखनी है, उसे छात्र की अपनी मातृभाषा के साथ तुलनात्मक रूप में रखते हुए दोनों भाषाओं के बीच अनुवाद कराया जाता है। जैसे हमने इंग्लिश कैसे सीखा था? इंग्लिश जब हमने सीखा था, तो हमें ट्रांसलेशन कराया जाता था। आपको हिंदी और इंग्लिश में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, टेंस क्या होता है, टेंस में कैसे कन्वर्ट करें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश को एक साथ रख के हम अंग्रेजी भाषा को सीखा था, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी थी, तो हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन एक ज़रूरी फैक्ट था कि हमें पढ़ना था कि इंग्लिश का क्या है, उसका ग्रामर कैसे है, तो हम हिंदी के साथ-साथ उसको इंग्लिश इंग्लिश समझते थे। जैसे अगर हमें लिखना हो अ, बर्ड चिड़िया, चिड़िया का क्या हो गया तो बर्ड, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब, ऐसे मतलब ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें कहीं न कहीं भाषा शिक्षण में अनुवाद का महत्व तो रहा ही। इस प्रक्रिया में छात्र भाषा के नियमों को भली-भांति सीख लेता है और धीरे-धीरे उस भाषा को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने लगता है। तो अगर हम आज इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इंग्लिश लिख पा रहे हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाए। हमने अपनी मातृभाषा पहले सीखी और मातृभाषा के साथ-साथ रख के हमने एक विदेशी भाषा को भी सीखने का प्रयास किया। तो इसमें अनुवाद का हमने प्रयोग किया है। अधिक प्रयास के बाद स्थिति ये आती है कि छात्र दूसरी भाषा को भी मातृभाषा के समान बोलने और लिखने लगता है। तो पहले हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, मातृभाषा के माध्यम से हम कुछ दूसरी भाषा सीख पाते हैं और फिर ऐसा समय आता है जब आप उसको इंडिपेंडेंटली आप दूसरी भाषा भी बोलने लगते हैं। लेकिन इसमें अनुवाद का अपना महत्व तो रहा ही, अनुवाद के माध्यम से ही आप दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति ने पूरे विश्व को सूचनाओं से भर दिया है। विभिन्न तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हमें अनेक सूचनाएं मिलती रहती है। आज पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में नित्य नए शोध और ज्ञान के आयाम जुड़ रहे हैं। तो हमारे जो पूरा ग्लोबल विश्व है, जो वहाँ पे जितनी भी तरह की डेवलपमेंट चल रही है, आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो अनेक हमारे पास सूचनाएं आती जाती रहती है विश्व के अलग-अलग भागों से। कोई व्यापार से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्यटन से रिलेटेड हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, चिकित्सा यानी मेडिकल क्षेत्र में अगर नए-नए शोध हो रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए-नए शोध हो रहे हैं, तो उसको हमें हमारी अ, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम हमारे पास
हिंदी का न्यूज चैनल है, लेकिन उसमें कोई नासा की खोज के बारे में बताया जा रहा है उसको, तो उसे कैसे बताया जा रहा है? वो तो जो शोध है उसे तो इंग्लिश में प्रकाशित किया गया होगा, और इंग्लिश को हिंदी भाषी जो न्यूज चैनल है उसको कैसे बता रहे हैं? तो वो अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। तो इस तरह हम अपनी भाषा में जो विदेशी भाषा में कुछ शोध हुआ उसको हम समझ पाते हैं। वहाँ का जो अ, हम जैसे जान पाते हैं कि फ्रांस में क्या फेस्टिवल मनाया जा रहा है, क्या त्योहार मनाया जाता है, उसकी क्या अपनी विशेषता है। तो उसे जो न्यूज़ चैनल वाले या अन्य टीवी चैनल वाले प्रसारित कर रहे हैं, तो उनको तो पहले वहाँ की भाषा में जो कंटेंट मिला होगा उसको उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज या फिर जो उनका माध्यम है, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया होगा। फिर वो सूचनाएँ हमें अपनी भाषा में मिल पाई। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गाँव में बदल कर रख दिया है। मतलब दूरियाँ बहुत कम हो गई है। अब लगता है कि पूरा विश्व एक गाँव में ही सिमट कर रह गया है। जहाँ बड़ी ही सुगमता से न केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, अपितु प्रसार के नए आयाम भी खुलते हैं। विश्व में कितनी भाषिक विविधता के बावजूद यह काम आज उतना कठिन नहीं रह गया। अनुवाद ने इस कार्य में सक्रिय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अनुवाद के माध्यम से आज हम एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। पूरे विश्व आज एक गाँव में सिमट कर रह गया है। मशीनी अनुवाद के आगमन ने अनुवाद को गति प्रदान की है, जहाँ बहुत सरलता से सूचना प्रधान साहित्य का अनुवाद संभव है। मशीनी अनुवाद मतलब जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, गूगल लेंस हो गया, और इस तरह के डिफरेंट ट्रांसलेशन के उपकरण आजकल अवेलेबल हैं, जहाँ आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो भूमंडलीकरण के इस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुवाद के बीच तालमेल के कारण भाषिक बाधाएं कम हो रही है। तो अब भाषिक बाधाएं नहीं रही। जैसे आप मान लीजिए कि आप अ, ब्राजील में जाते हैं या स्पेन में जाते हैं, अगर आप उसमें स्पेनिश भाषा में आपको बात करनी है, तो आज आपके पास मोबाइल उपकरण है, जिसमें अगर आप स्पेनिश भाषा में बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट करके मोबाइल आप जो वहाँ के लोग हैं उनको स्पेनिश भाषा में बोलेगा, वो स्पेनिश में बोलेंगे, मोबाइल आपका ट्रांसलेट करके आपको अपनी भाषा में बताएगा। तो इस तरह की आजकल जो प्रौद्योगिकी विकास है, उसके माध्यम से जो भाषिक बाधाएं हैं वो कम हो रही है। विश्व भर में होने वाली घटनाएं तथा उपलब्धियां हमें अपनी भाषा या सीखी हुई भाषा में प्राप्त हो जाती है। इस दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व भर में कहीं कोई घटनाएं हो रही है, कहीं कोई उपलब्धियां हो रही है, उन सबको हम अपनी भाषा में देख पाते हैं। सुबह सुबह हम अखबार लेके बैठते हैं जो कि हिंदी में होता है, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम देश विदेश की सूचनाएं उसमें होती है। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? ये अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो इसलिए अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं फिर से। तो देखिए, अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता, तो क्या-क्या महत्व था, किन-किन क्षेत्रों में था, इसमें आप लिख देंगे। प्रासंगिकता आज के युग में क्या है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, आज का एज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज है, देश विदेश में इतनी सूचनाएं सब प्रसारित हो रही है, शोध हो रहे हैं, तो उन सबको समझने के लिए अपनी भाषा में अनुवाद का तो प्रासंगिकता है ही आज के दौर में भी। ऊपर से प्रशासनिक क्षेत्र में जैसा कि आपने देखा कि सारे दस्तावेज जो द्विभाषिक होने चाहिए, तो उसको लेकर भी हमारी प्रासंगिकता तो है ही अनुवाद की। दूसरा भी क्वेश्चन वही प्रासंगिकता से रिलेटेड है। शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासनिक क्षेत्र में हमने अलग-अलग से देखा कि अनुवाद का क्या महत्व है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप हमारे वीडियो को देखते हुए आप इसको लिख लें। यहाँ भी देखिए बहुभाषी समाज में तो हमने देखा कि भारत एक बहुभाषी समाज है। वहाँ एक दूसरे को साहित्य को समझने के लिए, एक दूसरे की कल्चर को समझने के लिए, एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए और भाषा सीखने के लिए भी एक अनुवाद की तो आवश्यकता पड़ती ही है। अब आते हैं वैश्विक संदर्भ में, तो आपने देखा कि विश्व साहित्य का अध्ययन हो गया या फिर देश विदेश में चल रही घटनाओं, शोध और विभिन्न जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अनुवाद की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो वैश्विक साहित्य था उसके अध्ययन के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह वैश्विक संदर्भ में भी आप इसकी प्रासंगिकता लिख सकते हैं। किसी भी समाज एवं संस्कृति के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक संस्कृति के विकास में अनुवाद की क्या भूमिका थी, तो उस पैसेज को लेके आप उसको अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भी अनुवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षण में हो गया, भाषा शिक्षण में हो गया, फिर आपका सूचना प्रौद्योगिकी में हो गया, और तमाम तरह की चीजों में आप इसको देख सकते हैं कि ज्ञान के विविध क्षेत्र क्या-क्या हो गया आपके। पर्यटन में हो गया, आपका सूचना प्रौद्योगिकी में हो गया, व्यापार और व्यवसाय में हो गया। तो इस तरह से आप सारे उत्तर को लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं आपको कुछ डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 3 लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं और सारे जो उत्तर है उसको आप लिख लीजिए, जिससे कि आपका एक नोट्स बनता चले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं यूनिट 3 के नए वीडियो के साथ।
तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।